चलिए, तो मेरी आवाज सभी को आ रही है। तो जैसा हमने कल एक पूरा सेट हल किया था 90 क्वेश्चन का, आज भी हम 90 क्वेश्चन पूरे लगाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बॉटनी के 30 और जूलॉजी के 30 आज हम फिर लगाएंगे। और हम ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या उसमें से हम क्वेश्चन मतलब देख पा रहे हैं कि हमारी कॉपी से आए हैं, और इसके साथ साथ क्या हम केमिस्ट्री में 20 प्लस या 25 प्लस ला सकते हैं। ठीक, तो ये पेपर भी एक बहुत अच्छा पेपर है। इस पेपर को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर हम ला सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें लगभग 30 से 40 मिनट, मतलब मुझे 40 से 50 मिनट लगना चाहिए इसको समझाने में, और आपको करने में तो 20 से 20 मिनट का पेपर है कुल केमिस्ट्री का टोटल, यदि देखा जाए तो। सबसे पहला प्रश्न क्या है? फिनॉल जस्ता धूल से आश्रित होता है, तो यह क्या देगा? तो यह मैं कई बार आपको बताते हो गया कि आप याद रखना। और अभी फिनॉल अपना समाप्त हुआ है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको फिनॉल पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप क्या करोगे, फिनॉल के साथ किसकी क्रिया कराओगे? Zn की क्रिया कराओगे, तो Zn इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन सीधे सीधे यहां लग जाएगा C6H6, तो एक तो बन गया बेंजीन, एक तो क्या बन गया बेंजीन, और साथ में क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा क्या? यहां पर बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो एकदम सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। गैस स्थिरांक R स्थिर है, इसका मतलब ये हुआ कि गैस स्थिरांक R का प्रयोग कहां किया जाता है? तो अपन ने, ये आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि गैसों के नियम वाला अध्याय हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्थिरांक R कई जगह पे यूज होता है। तो गैस स्थिरांक का प्रयोग याद करो, अपन ने आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में किए थे कि नहीं? केवल वहीं पर आदर्श गैस समीकरण में, ठीक है ना, गैस स्थिरांक का प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता। ना तो आदर्श गैस के लिए, ये तो गलत कह रहा, ना तो आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों के लिए गलत कह रहा है, वास्तविक के लिए, केवल वास्तविक के लिए ये भी गलत कह रहा है, और केवल आदर्श के लिए ये राइट आंसर है। केवल आदर्श गैस समीकरण में, आदर्श गैसों के लिए गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का प्रयोग होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ठीक है, तो ये आसान काम था हमारे लिए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो क्या लिखा है, गन कपास। इसमें दो ऑप्शन और होने चाहिए, दो ऑप्शन और होने चाहिए। देखो जरा क्या है ऑप्शन। और जोर से तो बोला करो, मुंह में अच्छे से जरा। खा पी के आते हो कि नहीं आते? मरियल जैसी आवाज है, आवाज में दम होना चाहिए, यहां से आदमी बोले तो घबरा जाए। ग्लाइकॉल, इतना बड़ा शरीर है, आवाज देखो तो ग्लाइकॉल, खुद ही को सुनाई नहीं पड़ती साला आवाज भी। हाँ, चल बोल अब फिर से बोल, जोर से बोल, क्या है? चिल्ला मत देना, कान बंद कर लूं मैं अपनी। हाँ, क्या है? स्टार्च, स्टार्च और ग्लाइकॉल, ऐसा। चलो अब यहां पर देखो प्रश्न क्या है। गन कपास प्राप्त होता है जब सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करता है। तो ये मैंने तुमको बताया हुआ है, कहां पर? जब मैंने पढ़ाया हुआ हूं आपको जैवणु, नहीं बहुलक, जब मैंने बहुलक पढ़ाया था, तो याद करो अर्ध संश्लेषित बहुलक पढ़ाया था मैंने, नाइट्रोसेल्यूलोज, याद है? नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है ना, ये वही चीज पूछा उसने। गन कपास प्राप्त होता है जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो याद रखना कि जब स्टार्च की क्रिया, एक मिनट सॉरी गलती हो रही, सेल्यूलोज की क्रिया, नाइट्रोसेल्यूलोज, जब सेल्यूलोज की क्रिया, जब सेल्यूलोज की क्रिया किसके साथ होती है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 अणुओं के साथ होती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 अणुओं के साथ होती है। तो इस क्रिया में क्या बनता है? इस क्रिया में बनता है ट्राई नाइट्रो सेल्यूलोज, ट्राई नाइट्रो सेल्यूलोज, याद रखना, जिसे ही किस नाम से जाना जाता है? गन कपास के नाम से जाना जाता है। और ये एक विस्फोटक है, ये क्या है? एक विस्फोटक है। तो जब स्टार्च को
नाइट्रिक अम्ल के 3 अणुओं के साथ अभिकृत किया जाता है तो इस क्रिया में ट्राई नाइट्रोसेल्यूलोज मतलब घन कपास बनता है, जो कि क्या है, एक विस्फोटक है। तो हमसे पूछा घन कपास प्राप्त होता है, जबकि हम घन कपास मतलब वही बेटा घन कॉटन, कॉटन मतलब कपास, याद रखना है ना, नहीं तो आप घन कपास में घन कॉटन में डिफरेंस कर लो। तो घन कपास, कपास मतलब कॉटन, तो घन कॉटन या घन कपास हमें तब प्राप्त होता जब नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु किसके साथ, तो हम कहेंगे सेल्यूलोज के साथ अभिकृत होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, ट्राई नाइट्रोसेल्यूलोज, जो कि क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। बात समझ में आ गई, याद रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जितने लोगों ने बी कहा है उन सबका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते जाइए। देखिए ग्रेफाइट के बारे में कई बार अपन ने सुन रखा है, ग्रेफाइट के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से सुन रखा है कि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सही बात है कि नहीं, विद्युत का चालक तो सुने हैं, ऊष्मा के लिए कभी अपन ने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। एक शीश लेके आओ, दोनों तरफ से उसको क्या करो, शार्प कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद उसके एक सिरे को गर्म करो, दूसरा टच करके देखना गर्म हो जाएगा। अरे बात समझ में, बशर्ते बीच में वो कहीं टूटी ना हो। ठीक, तो ग्रेफाइट होता है अंदर शीश में, होता है कि नहीं होता। अच्छा, जो हमें मार्केट में मिलता है वो कृत्रिम ग्रेफाइट है, प्राकृतिक नहीं है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, लो क्वालिटी का ग्रेफाइट है। ओरिजिनल ग्रेफाइट बहुत अच्छा काला रंग छोड़ता है, लेकिन वो मिलता नहीं, ये कारखानों में बना हुआ ग्रेफाइट है कृत्रिम रूप से जो हमें मिलता है, इसीलिए शीश सस्ती मिलती है, नहीं तो महंगी वाली तो फिर बहुत महंगी आती है। अरे बात समझ, याद रखिएगा, मतलब अपन ने 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की शीश खरीदी होगी, सही बात है ना, कभी 90 रुपए की शीश खरीदी है, नहीं खरीदी, ठीक है ना, वो शीश भी आती, और लिखना वही है, तो आदमी कहता काय के लिए महंगा कर दूं, 5 में काम चल रहा है तो 95 का खर्चा करें, ये, लेकिन डिफरेंस कहां जाता है, ओरिजिनल में आ जाता है कि ग्रेफाइट ओरिजिनल उसका काला रंग देख के अपने को आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है विद्युत का बुरा चालक, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ऊष्मा का बुरा चालक, ये तो गलत बात है। अच्छा कुचालक, अच्छा कुचालक, कुचालक नहीं भी सुचालक है, तो ये ऊष्मा का क्या हो जाएगा, अच्छा चालक। तो विद्युत का अच्छा चालक है तो ऊष्मा के भी अच्छा चालक होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में यह सत्य कथन है। अब प्रश्न उठता, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो आपने याद होगा 8वीं कक्षा में एक अंतर पढ़ा होगा, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, तो वहां तुमने पढ़ा था कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे ही पढ़े थे क्या, हाँ तुमने पढ़े थे हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। फिर उस बात को तुमने 11वीं में एस ब्लॉक में पढ़े होगे, यदि वो अध्याय तुम्हारा हटा नहीं होगा तो, ठीक है ना। तो वहां पर यह बताया जाता बेटा कि हीरे में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है वो निकट के 4 कार्बन परमाणुओं से बंधित हो जाता है, ठीक है ना, और दृढ़ हम कहेंगे चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, दृढ़ चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर खाली नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, ये हीरे में होता है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु निकट के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके षटफलकीय बंध संरचना, षटफलकीय संरचना बनाता है, लेकिन इस क्रिया में उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, देख लो, यही एक इलेक्ट्रॉन विद्युत के चालन में भाग लेता है। तो इसी कारण से हीरा जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली ना होने के कारण वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है। साथ में एक प्रश्न और आता है हीरा और ग्रेफाइट को लेकर के, हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, तो अपन पढ़ चुके हैं sp3, और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, तो sp2, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये भी याद रखना चाहिए इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यह भी कुछ दिन पहले ही ऑर्गेनिक में पढ़ा गया क्वेश्चन है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण हमें क्या देगा। तो आपको मालूम है कि एल्कोहल का जब हम क्या कराते हैं, निर्जलीकरण, तो इस क्रिया में हम सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं और गर्म भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में CH3 CH2OH, इस क्रिया में क्या होता है, ये जो OH समूह है एक बीटा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है, ये जो OH समूह है एक बीटा हाइड्रोजन के साथ कहां निकल जाता है, बाहर, ये निकल गया H2O, हो गया निर्जलीकरण। अब इसका एक बंध खाली हुआ और इसका भी एक बंध खाली हुआ, ये दोनों मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन गया, एथीन अर्थात एथिलीन। तो हम कहेंगे यहां पर ये राइट आंसर है। ठीक है, ये भी सरल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे चलते, ठीक है, ये देखो एक एक प्रश्न इस सेट में अपनी कॉपी से, एक एक प्रश्न जो आया है वो अपनी कॉपी से। क्या लिखा है, कथन एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। तो ये बात बताई थी पाउली ने,
पाउली ने दो नियम दिए, एक क्वांटम संख्या को लेकर के कि किसी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की, सावधान, ठीक, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, अधिक से अधिक 3 क्वांटम संख्या एक जैसी हो सकती है। और पॉइंट नंबर दो ये बताया गया है क्या कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात किसने बताई हुई है, तो हम कहेंगे पाउली ने बताई हुई है, याद है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ये कथन भी हमारा सत्य है। देखिए क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न में, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये बस हमारा अगला अध्याय जो कल से चालू होगा ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, उसमें आगे जाकर के ये क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा है नकारात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा। वैसे तो अपन आयोडोफार्म पढ़ चुके हैं, आयोडोफार्म अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने डायरेक्शन भी आपको दिया था कि कौन ये परीक्षण देगा कौन नहीं देगा। फिर से एक बार बता देता हूं, तो नकारात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा, इसका मतलब आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। तो याद रखना, पहली बात तो आयोडोफार्म परीक्षण जो है वो एल्कोहल दे सकता है, ठीक, नंबर 2 वो एसीटोन दे सकता है, और इसके अलावा ऐसे एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनमें अल्फा कार्बन मैथिल समूह हो, अल्फा कार्बन मैथिल समूह हो। मैंने उस दिन भी ये बताया था और आज भी ये क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। CH3 बंध CH2 बंध OH, OH से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन ये दिया है, और यहां बीटा कार्बन कौन है, मैथिल समूह, तो ये राइट आंसर है। जब बीटा कार्बन मैथिल समूह हो या अल्फा कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हो, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह वाला पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, जब बीटा कार्बन मैथिल समूह हो और क्रियात्मक समूह के अल्फा कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हो, दोनों में से कोई एक चीज याद रखो, जब बीटा कार्बन मैथिल समूह हो या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से, मतलब अल्फा कार्बन से क्या लगा हो, मैथिल समूह, तो निश्चित रूप से यह हमें क्या दे सकता है, तो हम कहेंगे आयोडोफार्म परीक्षण दे सकता है। अच्छा यहां देखो, तो यहां पाओगे CH3 CHO, ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, और इससे कौन लगा हुआ है, देख लो, मैथिल समूह लगा हुआ है, सही बात है कि नहीं। फिर इसके बाद यहां देखो, यहां पर आ जाता है C6H5 बंध CH2 बंध CH2 बंध OH, ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन अल्फा, और इसके साथ देखो ये समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमें परीक्षण नहीं देगा, ये नहीं देगा। फिर इस तरफ आते हैं, ये देखो ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये क्रियात्मक समूह है कीटोन, और कीटोन के इस तरफ लगा हुआ है फेनिल, लेकिन उस तरफ क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो मैथिल होने के कारण ये भी हमको क्या दे सकता है, आयोडोफार्म परीक्षण। तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से, ठीक है ना, मैथिल समूह लगा होना चाहिए, तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, मैथिल समूह, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C6H5 बंध C डबल बॉन्ड O और बंध CH3, तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से क्या लगा होना चाहिए, मैथिल समूह, तो वो आयोडोफार्म परीक्षण दे सकता है। तो इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से मैथिल समूह, इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से मैथिल समूह, इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से मैथिल समूह लगा है, लेकिन क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से यहां 7 कार्बन वाला समूह लगा है, ठीक है, तो ये परीक्षण नहीं देगा, बाकी सब दे सकते हैं। चलिए हमने जान लिया, ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा था और आता भी है, वही वाला जो निकल गया, ये वाला नहीं। क्या कहता है देखो, यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्पष्ट द्रव पानी होगा या नहीं। मतलब आपको एक लिक्विड दिया गया है, तो आपको यह देखना है कि वो लिक्विड पानी है या नहीं है। आपको एक लिक्विड दिया गया है, आपको यह देखना है कि वो लिक्विड पानी है या नहीं है। ओके, चलो अब इस पे कैसे पहचानेंगे, लिटमस पेपर मिलाएं, तो लिटमस पेपर तो अम्ल और क्षार का परीक्षण देता है, पानी का परीक्षण देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, द्रव को सूंघें, तो पानी को सूंघने से क्या होगा, क्या कोई गंध होती है पानी में, नहीं। द्रव का स्वाद लें, पानी में कोई स्वाद ही नहीं होता, ठीक है ना, पानी में कोई स्वाद नहीं होता। और ऐसे और भी द्रव हैं जिनको पीने के बाद कोई स्वाद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पानी मतलब पानी जैसे हो, लेकिन आप उनमें अंतर ना कर पाए। मतलब कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको मिलाने के बाद हो सकता है उनमें पानी जैसा स्वाद आए। हाँ, कौन, 12वीं की कोचिंग के लिए बिठा लो उनको, आ रहे हैं कहने से। हाँ, तो ये बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद बोला गया है निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाएं,
ठीक है ना, और रंग परिवर्तन देखें, ये सही हो सकता है। ये सही कैसे हो सकता है, तो मैं आपको समझा देता हूं ये सही कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात आपने लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, ये आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट फिलहाल में रंगहीन होता है, ठीक है ना। अब जब इस कॉपर सल्फेट को लेकर के आप कहां पर डालोगे, पानी में डालोगे, तो कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में डालोगे तो आपको CuSO4 इंटू 5H2O का कौन सा विलयन मिल जाएगा, रंगहीन विलयन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, और जैसे ही ये मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वहां पर पानी उपस्थित है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बेटा बैठो, आ रहा है, हम बैठ जाओ। हाँ, क्या कोई कुछ कह रहा था क्या, रंग ही नहीं रहे, नीला, अरे वो ध्यान वहां चला गया, सॉरी यार, नीला विलियन, जैसे ही विलियन नीला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंग, वो क्या ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसने बोला मेरा ध्यान उचट गया, उस तरफ चला गया, कौन आया करके, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है। एक एक क्वेश्चन बताया गया है आपको। आप जानते हो कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। बात समझ में आई, तो ये राइट आंसर होगा, ये हम सभी जानते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री कौन सी है। तो मैंने नायलॉन तुमको साफ साफ बताया हुआ है, याद है। अब उसने एक गलती की है कि हमें नायलॉन का नंबर नहीं दिया, नायलॉन 6 बोलना था, नहीं तो नायलॉन 6 बोलना था, नायलॉन 26 बोलना था, कुछ नहीं बोला उसने। कोई बात नहीं, हम ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। यदि वो नायलॉन 6 बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कैप्रोलैक्टम, तो कैप्रोलैक्टम तो लिखा नहीं है, तो नायलॉन 6 की बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं नायलॉन में। नायलॉन हम जानते हैं 2 इकाइयों से बना होता है। तुम में से कौन बताएगा कौन कौन सी 2 इकाइयां हैं, हाथ उठा ले। इसीलिए कहते हैं बेटा तैयारी किया करो। हाँ बोलो शिवानी। बिल्कुल सही बात, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, ठीक है ना, एक तो वो, और दूसरा हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। कहने का मतलब क्या हुआ, एडिपिक अम्ल, ठीक है ना, एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल इज द राइट आंसर। COOH बंध CH2 4 बंध COOH, ठीक है, ये होता है। अब देख लो तैयारी कैसी, बिल्कुल प्रश्न सुनते ही उत्तर याद आ जाना चाहिए। अरे बात समझ में, तब हम सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस देता है। अब तुमको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, बिल्कुल प्रश्न देखते ही उत्तर समझ में आ जाएगा। पोटेशियम एसीटेट, पहले तो पोटेशियम एसीटेट लिखो, तो ये लिख दिया अपन ने CH3COO, ये अपन ने लिख दिया पोटेशियम एसीटेट। इलेक्ट्रोलिसिस बोले तो होता है जल अपघटन या विद्युत अपघटन बोलो, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है जल अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है विद्युत अपघटन। जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा, सिंपल तरीका, ये देखो कौन सा समूह दिया गया है, मैथिल, इसका डबल कर दो, तो मैथिल और मैथिल जब जुड़ जाएंगे, मैथिल और मैथिल जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। तो ये राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने तुमको बताया है, मालूम, याद दिलाऊं कहां पर, हाइड्रोकार्बन जब मैं तुमको पढ़ा रहा था, तो हाइड्रोकार्बन में हमने जब एल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी, तो मैंने एक विधि बताई थी आपको जिसका नाम है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। ये कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में, वहां पर चेक कर लेना, वहां पर भी ये बताया था मैंने, ठीक है। तो अपने को ये ऐसा याद आना चाहिए, है ना, तब जाके काम बनता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो उत्कृष्ट गैस तत्वों का अष्टक पूरा होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब है ही नहीं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या होती है, शून्य के लगभग होती है, ठीक है ना, शून्य के लगभग होती है, ठीक है। एक मिनट पर्दा खोलना बेटा, जल्दबाजी तो नहीं है ना, रुक जाओगे थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक जाओगे क्या, ठीक है, बंद कर दो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, चेक कर लो एक बार। चलिए, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी कॉपी में आया है पूरा टॉपिक। क्या लिखा हुआ देखो, Cl3CHO, इसका नाम सब जानते हैं। हाथ उठा ले, कौन बताएगा इसका नाम? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उत्तर बताओ, कौन बताएगा? हाँ हाँ, क्लोरल। और कोई बताना चाहेगा? क्लोरल गलत आंसर। अब बताऊं कैसे, क्योंकि उसने आईयूपीएसी नाम पूछा हुआ है, उसने आईयूपीएसी नाम पूछा हुआ है। अब देखो कितनी बड़ी गलती, जबकि यहां पर साफ साफ मैंने तुमको पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। CCl3CHO, ये क्लोरल है, ये क्लोरल है। ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये क्लोरल है, लेकिन उसने आईयूपीएसी नाम पूछा है। और जब आईयूपीएसी नाम पूछा है ना, तो फिर तुमको आईयूपीएसी नाम बताना होगा। Cl, 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 पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, और एसिटल्डिहाइड, ओ सॉरी एसिटल्डिहाइड कह रहा हूं, एथेनल। एथेनल आईयूपीएसी बताना क्योंकि, तो इसलिए यहां पर ये वाला नाम आएगा सही। कौन सा नंबर? ए नंबर। क्लोरल उसका प्रचलित नाम है, जिसका वो सूत्र पूछता है, क्लोरल का सूत्र दीजिए, तो CCl3CHO लिखते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जब बात आती है क्या, आईयूपीएसी नाम की, फिर तो तुम्हें वही पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह वाला पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 2 2 ट्राई क्लोरो, एथ दो कार्बन, और बीच में क्या लग जाएगा, एकल बंध के कारण एन, तो हो जाएगा एथेन, साथ में लग जाएगा अल, एथेनल। ठीक है, 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनल। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते जाओ, सारे क्वेश्चन कॉपी से हैं। देखो क्या लिखा है, रेडियम द्वारा कौन सी किरणों को उत्सर्जित नहीं किया जा सकता? तो रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वो अपने में से रेडियोधर्मी किरणों का उत्सर्जन करता है, जिनका नाम है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होगा, इसका नहीं होगा। एक्स किरणें कैसे पैदा होती हैं? एक्स किरणें कैसे पैदा होती हैं, याद करो। एक्स किरणें कैसे पैदा होती, याद है? तुमने इस पॉइंट को दो बार पढ़ा, एक बार 9वीं कक्षा में पढ़ा और एक बार 11वीं कक्षा में पढ़ा है। एक्स किरणें, एक्स रे। तो मैं तुमको याद दिलाता हूं, जब तुमने कैथोड किरणों के गुण पढ़ा था, कैथोड किरणों के गुण, तो तुम्हें 11वीं कक्षा में बताया जाता है कि जब कैथोड किरणों को लेकर के और किसी भारी धातु जैसे कि टंगस्टन, जिसका संकेत डब्ल्यू होता है, टंगस्टन से क्या किया जाता है, टकराया जाता है, तो एक्स किरणें पैदा होती हैं, जिनके माध्यम से टूटी हड्डी का पता लगाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये तो कैथोड किरणें तो टंगस्टन से आती हैं, तो ये रेडियोधर्मी से कहां से आएंगी? ठीक है ना, याद आएगा, याद रहेगा। कैथोड किरणों के भारी धातु से टकराने के कारण एक्स किरणें पैदा होती हैं। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हुई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट चूने को छोड़कर एक प्रमुख घटक है। चलिए इस बात की चर्चा आप कीजिए। आंसर निकाल के और मैसेज करके रखिएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूं। देखना क्या गिरा।
चलिए, तो मैं आ गया आपके लिए। पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मतलब पोर्टलैंड में सीमेंट का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। आ रही बात समझ में? तो इसको कहते हैं क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, अब इसके बाद इसको किसने बनाया था ये भी बता दे रहा हूं। इसको बनाया था जोसेफ ऑस्पिडन ने। किसने बनाया था? जोसेफ ऑस्पिडन। पोर्टलैंड सीमेंट को जोसेफ जोसेफ एस्पिडन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं ऑस्पिडन, ठीक है ना, या मैं वही लिख दे रहा हूं एस्पिडन। पोर्टलैंड सीमेंट को जोसेफ एस्पिडन ने बनाया था, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें चूने को छोड़कर एक मुख्य घटक कौन सा है। पोर्टलैंड सीमेंट में चूने को छोड़कर एक मुख्य घटक कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मात्रा में सीमेंट में यदि कोई घटक होता है तो वो होता है चूना। 60 से 70% क्या होता है? चूना। लेकिन उसने चूने को छोड़ दिया। तो दो घटक सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। दो घटक सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। एक होता है चूना, एक होता है चूना, और दूसरे नंबर पर होती है सिलिका मतलब रेत, ठीक है। लगभग 25 से 30%, 25 से 30% क्या होती है? रेत। तो 60 से 70% होता है चूना, और 25 से 30% क्या होती है? रेत होती है। आ रही बात समझ में? रेत होती है। इसके अलावा उसमें एल्यूमिना होता है, उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, उसमें 2% जिप्सम मिलाया जाता है, तब जाके एक सीमेंट बनता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर यदि मैं चूने की बात करूं तो 60 से 70%, ठीक है। फिर इसके बाद सिलिका की बात करूं तो लगभग 25 से 30%, 25 से 30%। फिर इसके बाद यदि मैं एल्यूमिना Al2O3 की बात करूं, आयरन ऑक्साइड की बात करूं Fe2O3 की, तो ये होता बेटा लगभग 5 से 10%। और उसके बाद यदि मैं जिप्सम की बात करूं, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, ये होता है लगभग 2%, ठीक है ना। और इसी जिप्सम के कारण सीमेंट जो होता है वो धीरे धीरे जम करके कड़ा होता है, धीरे धीरे जमकर, और क्या होता है? कड़ा होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे जम करके क्या होता है? कड़ा होता है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को नोट कर लो कि सीमेंट में क्या क्या होता है। इसे अच्छे से नोट कर लो, सीमेंट में क्या क्या होता है। और सीमेंट किसके कारण, यदि सीमेंट में जिप्सम ना मिलाया जाए तो मालूम है क्या होगा? सीमेंट अचानक से जम जाएगा और कैसा हो जाएगा? कठोर लेकिन भंगुर, कठोर लेकिन भंगुर। तो सीमेंट जितने धीरे से जमेगा उतना अच्छा है। तो इसका कारण कौन है? इसका कारण कौन है? जिप्सम। चलो जल्दी लिखो फटाक से।
हो गया सर, जी 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 बिल्कुल हो गया सर। तो इसमें राइट आंसर क्या था? उसने चूने को छोड़कर दूसरा कहा था। तो यदि हम चूना छोड़ दें, यदि हम किसी को चूना ना लगाएं, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? रेता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर रहा। चलो आगे चलते हैं। रेत वो घटक है जिसने बमनी के कई लोगों की दुनिया बना दी। सारी बात समझ नहीं, समझ गए ना? हाँ, रेत से अभी कई आदमी तो ऐसे एक रात में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक रात में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दुनिया बना दी है लोगों की। चलिए, किस अयस्क का झाग उत्प्लावन विधि से सांद्रण होता है? किस अयस्क का झाग उत्प्लावन विधि से? तो झाग उत्प्लावन विधि से सांद्रण होता है सल्फाइड अयस्क का। झाग उत्प्लावन से सांद्रण होता है किसका? सल्फाइड अयस्क का। तो यहां सल्फाइड अयस्क कौन है? क्या क्रायोलाइट है? क्या क्रायोलाइट है क्या? नहीं। Na3AlF6, ये तो क्रायोलाइट है। सल्फाइड कहां है इसमें? हेमेटाइट है क्या? नहीं। हेमेटाइट तो ऑक्साइड है। ये लिखा सल्फाइड, काय के लिए अपन इधर उधर ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? डायरेक्ट लिखा हुआ सल्फाइड, तो सल्फाइड देखो सीधे। चलो, ये भी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणु अवस्था में मौजूद है? तो निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस जो है वो एक परमाणु अवस्था में मौजूद है? तो एक परमाणु अवस्था में उत्कृष्ट गैसें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के लिए CP/CV का मान 1 दशमलव कितना होता है? 666, मतलब 1.67। तो राइट आंसर आएगा कौन सा? हीलियम। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। लिखवा दिया हूं मैंने सारी चीजें, सब कॉपी में लिखा है आपके। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। इसका आंसर भी गलत दिया है आपके में। ठीक है, इसका आंसर भी गलत दिया है। निम्नलिखित में से पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन है? ये सिल्वर के हैलाइड है। सिल्वर के जो हैलाइड हैं, ये है AgF, फिर इसके बाद है AgCl, फिर इसके बाद है AgBr, और उसके बाद आएगा AgI। सही बात है कि नहीं? अच्छा, सिल्वर सल्फाइड दिया है, तो सल्फाइड को भी अपन इन दोनों के बीच की कैटेगरी में ले सकते हैं, इन दोनों के बीच की कैटेगरी में। अब यहां पर लिखा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक घुलनशील है? सबसे अधिक घुलनशील कौन है? तो Ag तो सबके साथ है, तो हमें Ag तो उत्तर नहीं देगा। तो हमें उत्तर कौन देगा? हमें उत्तर हैलोजन देगा। तो जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता जाएगा उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। तो इस कारण से इस क्रम में हम कहेंगे, इस क्रम में यह सेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह है बढ़ता क्रम, ये बढ़ता क्रम, और ये क्या हो जाएगा? इसी को पलटा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? घटता क्रम। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा आएगा? बी, AgI। ठीक है, AgI। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, सिल्वर हमें ये उत्तर नहीं दे पाता, सिल्वर हमें ये उत्तर नहीं दे पाता। हमें ये उत्तर कौन देगा? हमें ये उत्तर देगा हैलोजन। हैलोजन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी विलेयता भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से AgI सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, ये क्रम। अब तो याद भी रहेगा आपको। ठीक है, ये याद भी रहेगा। और इसका उत्तर पेपर सेटों में गलत है तो थोड़ा सुधार लेना है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा हुआ बेटा, निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है? निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है? तो चलिए देखते हैं किन अणुओं में रैखिक संरचना। इसकी आकृति तो होती है कैसी? V शेप। ये तो होता है समचतुष्फलकीय, ये होता है पिरामिडीय, ये है रेखीय। तो राइट आंसर ये है। ठीक है कि नहीं? ये V शेप में है, वो चतुष्फलकीय है, ये पिरामिडीय है, तो ये कैसा आएगा? ये रेखीय है। ठीक है, आपको बताया भी गया है, जब आपको संकरण पढ़ाया गया है ना, तो सब आकृतियां आपको समझाई गई। ठीक है, चलो तो ये अपन ने जान लिए। यदि CO2 के अलावा और अणुओं की बात करें, तो CO2 के अलावा मैंने तुमको बताया है कि किन किन अणुओं की आकृति रेखीय होती। कुछ फेमस के नाम लिख देता हूं, जैसे एसिटिलीन C2H2, जैसे BeCl2 बेरियम क्लोराइड। ये जो है ये ऐसे अणु हैं जिनकी आकृति या रचना कैसी होती है? रेखीय होती है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, निम्नलिखित 0.1 m जलीय विलयन में से
किसका सबसे कम हिमांक होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है 0.1 एम जली विलियन। 0.1 एम जली विलियन में से किसका सबसे कम हिमांक होगा, सबसे कम हिमांक किसका होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत आसान है। ठीक, मैंने तुमको यहां पर यह बताया हुआ है कि इसको तुम वानठाप घटक से निकाल सकते हो। ठीक है ना, खाली नाम देख के तुम पहचान सकते हो। सबसे पहले तो तुम देख लो सोडियम क्लोराइड में कितने आयन होंगे, एक सोडियम और एक क्लोरीन, ये हमको 2 आयन देगा। पोटेशियम सल्फेट में कितने आयन होंगे, 3, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है K2SO4, इसमें 3 आयन होंगे। यदि इसकी बात करूं यूरिया, तो इसमें कोई आयन नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ग्लूकोज भी आयनित नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1, इसकी कितनी आएगी, 2, और इसमें कितने आयन है, 3, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 3 आयन है ना। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि किसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन में सबसे कम हिमांक किसका होगा। तो सबसे कम हिमांक मतलब हिमांक में अवनमन, सबसे कम हिमांक मतलब हिमांक में अवनमन सबसे कम किसका होगा, तो जिसके लिए आई का मान सबसे ज्यादा होगा। तो राइट आंसर आएगा क्या, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के लिए वानठाप घटक आई का मान 3 आता है, क्योंकि यह वियोजन पर 3 आयन देता है, और इसी कारण सबसे कम हिमांक किसका होगा, इसका। मैंने आपको विलयन वाले अध्याय में ऐसे बहुत सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। ठीक है, और यदि सबसे ज्यादा की बात आती तो ये प्रतियोगिता में जीत जाते दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये प्रश्न भी पढ़ा हुआ है अपना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन करेगा। इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन मतलब विद्युत का चालन करेगा। इलेक्ट्रिक प्रवाह संचालन मतलब विद्युत का चालन करेगा। तो विद्युत का चालन क्या चीनी कर सकती है, नहीं कर सकती। विद्युत का चालन वही करेगा जो विद्युत अपघट्य है, जो विद्युत अपघट्य है। तो यहां पर ग्लिसरॉल नहीं करेगा। शुद्ध जल तो पीएच मान कितना होता है, 7, तो ये तो उल्टा उदासीन होता है। राइट आंसर आएगा HCl। ठीक है, कुछ लोग पानी पे भी लगा देते, लेकिन पानी भी गलत उत्तर है। ठीक है, क्या कहते हो, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो अणुसंख्या गुणधर्म अपन जानते हैं 4 होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। सही बात है कि नहीं। तो राइट आंसर देख लो क्या है, हिमांक में अवनमन। गलनांक नहीं है, हिमांक नहीं है, क्वथनांक नहीं है। चलिए, तो ये बात भी समझ में आती है, डी आंसर बिल्कुल सही है। कुछ गधे सी भी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब उन गधों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। चलिए, एक तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बात करो तो कितना सरल है। यदि बाह्यतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यदि बाह्यतम ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 है तो तुम ऑक्सीजन को पकड़ लो, तुम ऑक्सीजन को पकड़ लो, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऋण 2 होती है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन को पकड़ लो और देख लो यार कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ठीक है ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 6। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। ठीक है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, क्योंकि एक तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 है। तो तुम आइडिया लगाओ ऋण 2 किसकी हो सकती है, तो ऋण 2 ऑक्सीजन की होगी। फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, 2 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, 6 और 2 8, लास्ट वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो राइट आंसर आ गया 6। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है। ठीक, अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो अपन जानते हैं सिरका क्या है, 4 से 8% एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब अम्ल वाला आएगा, तो एसिटिक अम्ल का 4 से 8% बना विलयन जो होता है वही हमारे लिए सिरका कहलाता। तो राइट आंसर आएगा क्या, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, धातु के साथ कार्बन क्या बनाता है, तो धातु के साथ कार्बन बनाएगा कार्बाइड, धातु कार्बाइड बनाएगा। धातु कार्बन हमेशा कम विद्युत धनी धातुओं के साथ, कार्बन हमेशा कम विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके और किसका निर्माण करता है, कार्बाइड का निर्माण करता है। जैसे कल तुमने पढ़ा था, याद करो, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al3C4, जिसने जल के साथ मेथेन दिया था, याद है, कल के सेट में आया था।
इसके अलावा बहुत फेमस है कैल्शियम कार्बाइड, याद करो, कैल्शियम कार्बाइड बहुत फेमस है। कैल्शियम कार्बाइड याद है, जैसे ये पानी के साथ, जैसे ये पानी के साथ क्या देता है, मेथेन देता है, वैसे ही ये पानी के साथ क्या देता है, हाथ उठा ले कौन बताएगा, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्या देता है, बोलो। सुनीला, हाँ गलत है, एसिटिलीन देता है, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन देता हो, CaOH ट्वाइस बनाता है। अब आप कहोगे सर कहां पढ़ाए हो, तो मैंने तुमको एल्काइन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है ना, एल्काइन बनाने की जो विधि है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, देख लेना अच्छे से, और हाईलाइट किया हुआ है कि ये IMP है, इसको याद रखना, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर बूंद बूंद करके जल की क्रिया कराई जाती है तब ये बनता है। कैसे बताया था ये भी बता दे रहा हूं, कैसे बताया था ये भी बता दे रहा हूं। कॉपी में लिख के रखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में लिख के रखने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में होना चाहिए। इसलिए कहता हूं रिवीजन करके हर एक चीज को अच्छे से याद रखो, नहीं तो बैठे रह जाओगे पेपर में, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं वहां पे, फिर पछताओगे कि सर ने कहा था बात नहीं माने। मैंने कहा ना, जो कस के मेहनत करेगा वो नंबर भी कस के लेके आएगा, याद रखिएगा। और इसलिए मैं ऑर्गेनिक को अलग से अलग पढ़ा रहा हूं कि इसमें मिक्स ना हो जाए। ये भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी। वो जो 67 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जहां तक ऑर्गेनिक के थे कि काय के थे, उसी के थे क्या, तो उसमें पक्का वो क्वेश्चन भी होगा, पक्का वो क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जल अपघटन कराते हैं, होता ये है यहां पर, ये है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इस प्रकार से एक बंध टूटेगा, इस प्रकार से एक बंध टूटेगा, यहां दो जल के अणु काम में आएंगे, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन में से एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये बन गया एसिटिलीन। और उसके बाद जो दो OH हैं, ये दोनों कैल्शियम के साथ क्रिया करके CaOH ट्वाइस बनाएंगे, ध्यान रखना क्या बनाएंगे, CaOH ट्वाइस। तो इस तरह से यहां पर ये बन जाता है कि धातु के साथ कार्बन क्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु कार्बाइड बनाता है, याद रखिएगा। दो कार्बाइड बहुत फेमस है, कैल्शियम कार्बाइड जिससे क्वेश्चन बनता है एसिटिलीन का, और एक एल्यूमिनियम कार्बाइड जिससे बनता है मेथेन का क्वेश्चन, दोनों याद रखना। चलो आगे चलते हैं। ये क्रिया मिलेगी तुमको कहां पर, अध्याय मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक जब अपन पढ़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिक का जो अपना अगला अध्याय चालू होने वाला है, उस अध्याय के बाद वाले अध्याय, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट अध्याय जो होगा, उस लास्ट वाले अध्याय में आपको ये क्रिया देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है कि ब्रोमीन KOH के साथ एसिटामाइड की क्रिया क्या देती है, तो पहले एसिटामाइड लिख लो। एसिटामाइड का सूत्र है बेटा CH3CONH2, ये एसिटामाइड है, ये एसिटामाइड है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्रिया जब तुम किसके साथ कराओगे, ब्रोमीन और KOH के साथ कराओगे, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि क्या बनेगा, शॉर्टकट में बता देता हूं। बस तुम ये याद रखना, बस तुम ये याद रखना कि एमाइड के साथ, एमाइड का सूत्र है CONH2, एमाइड का सूत्र है CONH2। बस तुम ये याद रखना कि एमाइड के साथ जब ब्रोमीन और KOH की क्रिया होती है, जब एमाइड के साथ ब्रोमीन और KOH की क्रिया होगी, तो यहां जो एल्किल समूह होगा ना फर्स्ट में, ये सीधे इससे अटैच होकर के मुख्य उत्पाद बना देगा, मतलब आपका बन जाएगा CH3NH2। ज्यादा तामझाम की जरूरत है नहीं, तुम्हारा जो एमाइड है वही तुमको उत्तर दे देगा। एसिटामाइड तो सीधे सीधे बन जाएगा मैथिलेमीन, यहां होता C2H5 तो C2H5NH2 बन जाता एथिलेमीन, यहां होता C3H5 तो C3H5NH2, वहीं के वहीं पता चल जाएगा। मतलब ये जो तुम्हारा एमाइड है तुमको ये उत्तर दे देगा CH3CONH2, ठीक है ना। जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ होगी तो डायरेक्ट यहां से आपको उत्तर मिल जाएगा, एल्किल समूह जाके NH2 से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार हम कहेंगे यहां पर एमीन बन जाएगा कौन सा, मैथिलेमीन। तो राइट आंसर आपके सामने, ठीक है। एथिलेमीन कब बनता, जब यहां पर C2H5 होता, ठीक है। एथिल एल्कोहल नहीं बनता, एथेन नहीं बनता, ये दोनों गलत, ठीक है। एथिलेमीन बन सकता था यदि यहां C2H5 होता तो। चलिए बात समझ में आ गई, शॉर्टकट तरीका समझ में आ गया, याद रख लोगे इसको, याद रखना। अभी एक बार और रिपीट होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक में। चलिए आगे चलते, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, लिखा पूर्ण वियोजन मानते हुए। तो पूर्ण वियोजन मानने की क्या जरूरत है, ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य पूरा वियोजन था, कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने हमको, उसने हमको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।
जब वियोजन पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब वो तो प्रबल विद्युत अपघट्य, वो तो लिखा ही है। अब हमसे पूछ रहा है इसका पीएच किसके बराबर होगा, तो कितना सरल प्रश्न पूछा उसने, 1 सेकंड लगना चाहिए इसमें मात्र, ठीक है ना। सीधे सीधे इसको बटे में तोड़ो, 1/100, 1/100, और उसके बाद वो क्या है, क्षार, वो क्षार है। नीचे कितने जीरो दिए गए, 14 में से 2 घटा दो, 12 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। पीएच पैमाने में 14 अंक होते हैं, सिखाया था मैंने, पीएच पैमाने में 14 अंक होते हैं, और वो क्या है, क्षार, और नीचे कितने शून्य दिए, 2, 14 में से 2 शून्य घटा दो, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये तो वही है। ये प्रश्न कितना सरल है, सतह रसायन से आया, ये सतह रसायन से आया। देखो क्या लिखा हुआ है, तनु HCl की कुछ बूंदों को ताजे अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर एक लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो याद करो, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है पेप्टीकरण। और मैंने यह भी बताया था कि पेप्टीकरण जो है स्कंदन के विपरीत क्रिया है, बताया था, स्कंदन के विपरीत क्रिया है, मतलब प्रतिस्कंदन। बात समझ में आ गई। तो ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की जो घटना है, यह कहलाती है बेटा पेप्टीकरण, यह कहलाती है पेप्टीकरण। समझ में आ गई बात, चलिए यह भी अच्छा हुआ, आगे चलते हैं। कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, तो कमरे के ताप पर यदि बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब मेथेनल HCHO, तो ये एक गैस है, ठीक है, ये एक गैस है। जैसे तुम याद करो, फिनॉल के बारे में मैंने बताया था, फिनॉल किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। ऐसा लगता लाइन से खड़े करो, सबको एक एक झापड़ मारे, आ रही बात समझ। तुम्हें जब ये याद नहीं है तो तुम क्या करोगे, पेपर देने जाओगे तुम। फिनॉल के भौतिक गुणों में पहले नंबर पे ये चीज मैंने तुमको बताई हुई है ऑर्गेनिक में, कि फिनॉल ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन 5% जलयुक्त फिनॉल द्रव अवस्था में होता है, जिसको कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। याद कर लो अच्छे से, फिनॉल ठोस होता है, लेकिन 5% जलयुक्त फिनॉल किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। तो फिनॉल ठोस है, लेकिन 5% जल के साथ उसका जो विलयन है वो द्रव अवस्था में होता है। वो फिनॉल से भी क्वेश्चन उठता है, फिनॉल है, आदमी लिख किया जाता द्रव, जबकि ठोस है। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड, इसको लिख देते हैं द्रव है, जबकि ये क्या है, गैस, कमरे के ताप पर गैस। सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तब पेपर निकलेगा, समझ गए ना। और वो भी बिना टेंशन के, बार बार रिवीजन करने पे आएगा। देखो 30वां क्वेश्चन इतना सरल कि मत पूछो। क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है साल्ट केक, सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं साल्ट केक, ठीक है। Na2SO4 इंटू 10H2O, ये क्या है, ये क्या है, ग्लोबर सॉल्ट, इसको कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट, ये भी पूछा जा चुका है। और ये जो है, ये धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सूत्र भी आ जाते हैं। ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, ये साल्ट केक Na2SO4, ये है ग्लोबर सॉल्ट सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, और ये जो है ये धावन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें। तो ये देखो, यदि मैं इस पेपर की बात करूं ना, तो यदि कोई बेहतरीन बच्चा इस पेपर में निकल जाता, मतलब जिसने अपनी कॉपी पूरी अच्छे से पढ़ी हुई है, मैं तुमको बता दूं 30 में से 30 नंबर वो ला सकता था इस पेपर में, 30 में से 30 नंबर वो ला सकता था। और नहीं तो 28 नंबर तो कहीं नहीं गए, एक आध दो प्रश्नों में कंफ्यूजन में गलत हो जाता, लेकिन कोई अच्छा बच्चा जाता तो वो 30 में से 30 ले आता। बात समझ में आ रही। तो पेपर ऐसे भी आते, तो पेपर कोई कठिन नहीं आते, हमारी पढ़ाई कमजोर होती। जैसे अभी मैंने आपके सामने कई प्रश्न रखे, आप चुपचाप बैठे हो, फटाक से याद आना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए अभी हमारे पास बहुत सारे दिन हैं,
सिर्फ एक चीज की कमी है, बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैं इसीलिए पेपर सेट हल करवा रहा हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि पेपर सेट हल करने के बाद जब क्वेश्चन देखते हैं तब हमें पता चलता है यार हमारी तैयारी है कितनी। क्वेश्चन देखने से पता चलता है। तुम खुद देखोगे वही प्रश्न लिखा वही उत्तर, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यहां समझ में आता है कि हमारी तैयारी कितनी, ठीक है कि नहीं? तो यहां से पता चलता है, इसीलिए बार बार रिवीजन पर ध्यान दो, ठीक है। हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी जो आपको पढ़ाई गई है उस कॉपी का A to Z रिवीजन करो, ठीक है ना। अपने 3 सब्जेक्ट ही अपने को निकालेंगे, याद रखना, बल्कि 4 कहूंगा मैं, इंग्लिश भी कठिन नहीं आ रही ज्यादा, ठीक है। लेकिन 3 सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्टों से ही अपन निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करो, रिवीजन करो, समय के पहले कोर्स खत्म हो गया, सब अच्छा है, ठीक है ना। जितना अच्छा करोगे, और अभी अपन यूनिट बाय यूनिट रिवीजन शुरू करने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम तैयार रहें, हर यूनिट का रिवीजन करके आओ, क्वेश्चन लगाएंगे, ओके। चलो ठीक, तो थोड़ी देर से ज्वाइन कीजिएगा अगली क्लास।